नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इंट्रोडक्शन या क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं एमएस चौहान सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म पे अपनी नॉलेज को शेयर करने का पूरा मौका दिया है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। हाय एवरीवन, दिस इज द अनुराग भारद्वाज। आई हैव डन एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैं पिछले 6 ईयर से नीट जेई और बोर्ड के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। प्यारे दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम लोग शॉर्ट में जीओसी भी बोलते हैं। ये नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, यहाँ से क्वेश्चन तो हर साल बनते ही बनते हैं। स्टार्ट करते हैं। जीओसी को कंटिन्यू करने से पहले एक बार पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो भी टूल्स की जरूरत पड़ती है वो हम लोग देखेंगे। एक्चुअल में जीओसी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, उसको हम लोग पहले 1 मिनट के अंदर शॉर्ट आउट करेंगे एंड देन वापस से कंटिन्यू करेंगे। राइट, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस की अगर बात करोगे तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो नॉमेनक्लेचर, जो कि आपको नॉमेनक्लेचर अच्छे से डेफिनेटली क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि कंपाउंड के कॉमन नेम को दे करके, रीजन का यूज करके वो प्रोडक्ट के नेम भी पूछ लेता है। ठीक, सेकंड पार्ट जो हमारा आता है आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है केमिकल रिएक्शंस में जितना कि अदर पार्ट का है। लाइक दैट अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म से रिलेटेड रिएक्शंस में क्या इंपॉर्टेंस है, तो कभी कभी क्या होता है कि अपने केमिकल रिएक्शंस में अपना जो सबस्ट्रेट होगा यानी कि रिएक्टेंट होता है प्लस रिएजेंट होगा और प्रोडक्ट पूछ लेगा। तो बोलेगा वो जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, यानी कि वो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो इनेंसियोमर शो करेगा या डाइस्टेरियोमर शो करेगा, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। इन सभी चीजों को भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये सारी चीजें पूछ लेता है। तो आइसोमेरिज्म का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टूल है रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म को ना ऑर्गेनिक रिएक्शंस का बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, यानी कि ये बोल सकते हो कि रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आपको नहीं आती है, बेसिक चीजें नहीं आती हैं, तब रिएक्शंस को आपको डायरेक्टली लर्न करना पड़ता है और लर्न करोगे डेफिनेटली भूल जाओगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या हम स्टडी करते हैं और भी चीजों को डिटेल में देखेंगे। इन शॉर्ट में एक लाइन में पहले हम उसको समराइज करेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे पहले जो हम फोकस करते हैं ना, वो अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक रिएजेंट में क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, एज यू नो आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे भी, जो रिएक्टेंट होते हैं ना, रिएक्टेंट और रिएजेंट मिल करके जब आपस में यानी कि सबस्ट्रेट आप बोल सकते हो, सबस्ट्रेट और रिएजेंट जब मिल करके पहले वो क्या करते हैं इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं। राइट, और इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के बाद ही क्या करते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि ये जो इंटरमीडिएट होगा दोस्तों ना, वो इंटरमीडिएट क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, इट मे बी कार्बोकेटायन हो सकता है या फ्री रेडिकल होगा। कभी कभी हमारे पास कार्बन का कोई खास यूज नहीं करते हैं, बेसिकली आपको कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल पे ही रिएक्शन को प्रोसीड करना होता है, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होता है उतना ही प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। फिर नेक्स्ट पार्ट जो आता है दोस्तों, वो आता है अपना टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। देखो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि अदर कंपाउंड का है, अदर पार्ट का है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इस पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप के रिएक्शन की स्टडी करते हैं। द फर्स्ट इज द एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, फर्स्ट इज द एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो ये सारे रिएक्शंस क्या होते हैं, इसको टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का इसको हम सेपरेट वीडियो में यहाँ पे समराइज कर लेंगे एक बार कभी और। ठीक है, नेक्स्ट एक और लास्ट पार्ट आता है फंक्शन ऑफ रिएजेंट। देखो फंक्शन ऑफ रिएजेंट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखो होता क्या है कि अगर आप फंक्शन ऑफ रिएजेंट आपको अच्छे से पता होगा, लाइक दैट हाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ये पता होगा तो बहुत ही इजीली तरीके से आप सिंगल स्टेप में भी रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हो, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो। लेकिन जब तक आपको रिएजेंट के फंक्शन या नेचर ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे या पता ही नहीं है, फिर रिएक्शन को कैसे करोगे। इसलिए किसी भी केमिकल रिएक्शंस में ना इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो रिएजेंट का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, देन डेफिनेटली यू विल कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन इजीली। राइट,
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि जीओसी के पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बेसिकली क्या करते हैं रिएक्टेंट यूज करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। हाँ, नो डाउट यहाँ पे हम लोग साथ में रीएजेंट भी कुछ यूज करते हैं, ठीक है, या कुछ कंडीशंस दिए होते हैं, तभी ये इजीली तरीके से ये जो रिएक्टेंट है इजीली तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये हमेशा ऐसा होता है? नहीं, ये बेसिकली सिंगल स्टेप रिएक्शंस होता है। बट अगर मल्टी स्टेप की बात करें तो हमारा कोई भी जनरल रिएक्शंस होती है ना, वो मल्टी स्टेप में कंप्लीट होता है। हम लोग इन शॉर्ट में वन स्टेप में जरूर कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग सिंपल सा पहले कंसेप्ट बताएं कि अगर हमारे पास कोई भी जनरल रिएक्शंस होती है जिसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे सबस्ट्रेट, दूसरा हमारा क्या होता है रिएजेंट होता है। प्यारे दोस्तों, सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करके ना, ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो जरूर करते हैं, लेकिन उसके बीच में इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन होता है। यही इंटरमीडिएट पूरा का पूरा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि अपना जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। बात समझ नहीं आई? चलो स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है? द स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक एक इंडिविजुअल आप स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को डिस्क्राइब करते हो तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, और इस पूरे पार्ट में क्या होता है कि जो बॉन्ड होती है, ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड होती है, वो ब्रेक होती है और न्यू कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल से अगर बात करें प्यारे दोस्तों, जैसे देखो यहाँ पे अपने पास एक सबस्ट्रेट दे रखा है, सबस्ट्रेट में CH क्लोरोमीथेन दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। और सिमिलरली क्या OH होता है, ये भी क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है और ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, राइट। तो फर्दर ये क्या होता है? अब देखो CH3+ और ये OH- ये क्या होता है? पहले तो ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हुआ और यहाँ पे CH3OH में क्या होता है प्यारे दोस्तों? न्यू बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस प्रोसेस में भी आप ये देख सकते हो कि इन ड्यूरिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म यानी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अ ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्मिंग ऑफ अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। ओके दोस्तों, चलो अब हम बात करते हैं थोड़े से इंटरमीडिएट की बात करेंगे। देखो इंटरमीडिएट में ना बेसिकली मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो सकता है या कार्बोएनायन का फॉर्मेशन हो सकता है या फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है। बेसिकली यही इंटरमीडिएट बनते हैं और इसी इंटरमीडिएट यहाँ पर हम आगे के रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं फर्दर, राइट। चलो देखते हैं इसके आगे के पार्ट। अब नेक्स्ट जो हम लोग पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं ना, वो होगा कि किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए किन किन टूल्स की जरूरत पड़ती है या क्या क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हो, बेसिकली यहां पे यहां पे मैंने कंसेप्ट को जिक्र किया है, जिसमें हमारा पहला कंसेप्ट यूज होता है किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। फर्स्ट इज द बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड का क्लीवेज होना, बॉन्ड का क्लीवेज किसके भी यहाँ पर होगा वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्दर अटैकिंग रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये सब चीजें देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में कंप्लीट डिस्क्राइब करेंगे अबाउट द कार्बोकेटायन, अबाउट द फ्री रेडिकल। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग +I और -I की स्टडी करते हैं, या मीजोमेरिक इफेक्ट में +M की स्टडी करते हैं और -M की स्टडी करते हैं। साथ में हम लोग क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? हाइपर कंजुगेशन की भी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। और ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना, इसी में हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, pKa, सारे कंसेप्ट हम लोग इसी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में स्टडी करते हैं। होपिंग दैट प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन कंसेप्ट को जानना जरूरी है अबाउट टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके दोस्तों, आगे मूव करते हैं। देखो अगर हम बात करें थोड़े से पार्ट को, वैसे तो हमारा मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं दोस्तों बॉन्ड क्लीवेज, राइट। बॉन्ड को क्लीवेज को समझने के लिए, यानी कि बॉन्ड का ब्रेक होना, बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई सबस्ट्रेट दे रखा है, वो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा और क्यों होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा क्यों होगा, उसको भी यहाँ पर देखो। उस पॉइंट को समझने के लिए ना, उस पॉइंट को समझने के लिए अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या है कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल में एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, राइट।
अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है बॉन्ड को ब्रेक करने में, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं एक छोटे से कंसेप्ट की यहाँ पर छोटी सी लाइन में, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज कराता रहूँ। वैसे तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से स्टडी करते ही करते हो, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो मैं बता दूं। तो इंपॉर्टेंट रोल क्या है, उससे पहले एक छोटा सा हम लोग कंसेप्ट ये भी स्टडी कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पीरियोडिक टेबल में क्या इफेक्ट डालता है। लाइक दैट अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, देखो यहाँ पे अपने को एक वर्टिकल कॉलम आपको देखने को मिलेगा। वर्टिकल कॉलम को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्टिकल कॉलम को हम लोग बोलते हैं ग्रुप, राइट। और जो अपने पास हॉरिजॉन्टल कॉलम होता है, ये आपको हॉरिजॉन्टल कॉलम दिखेगा दोस्तों, ये इस हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, राइट। तो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान से समझना होगा कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या इफेक्ट आता है और अलोंग द ग्रुप क्या होता है। सबसे पहले अगर बहुत ही केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करोगे अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को थोड़ा ध्यान रखना। बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है दोस्तों, 2.0, और कार्बन कितना है 2.5, नाइट्रोजन का कितना है दोस्तों 3.0, और ऑक्सीजन का 2.5, एंड फ्लोरीन का कितना है दोस्तों 4.0। तो जरा सा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को अगर ऑब्जर्व करोगे तो बोलोगे अलोंग द पीरियड जो हो रही है हमारी ना, तो अलोंग द पीरियड अगर हम जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है हमारी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। बट वहीं पे अगर हम बात करें अलोंग द ग्रुप अगर आए, तो अलोंग द ग्रुप हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है प्यारे दोस्तों, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। एक बार थोड़ा सा अगर आप देखोगे यहाँ पर अगर फर्स्ट ए ग्रुप की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को केयरफुली अगर ऑब्जर्व करोगे तो हाइड्रोजन का कितना दिख रहा है आपको, 2.1 दिख रहा होगा, और लिथियम का 1.0, सोडियम 0.9 एंड पोटेशियम 0.8। इट मींस अलोंग द ग्रुप अगर हम आते हैं, इट मींस व्हेन वी आर गोइंग टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉकिंग अबाउट द अलोंग द ग्रुप, तो अपनी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो प्यारे दोस्तों क्या होती है, अलोंग द ग्रुप डिक्रीज होती है, ओके। और अलोंग द पीरियड अगर हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में ना जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है वो किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। किसका होता है, फ्लोरीन का है। तो आप यहां पे देख सकते हो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा कितना 4.0 होती है, मोस्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या जरूरत पड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसका थोड़ा सा एक दो पार्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखो एक्चुअली क्या हम स्टडी कर रहे हैं, वो फ्यूजन बॉन्ड यानी कि बॉन्ड क्लीवेज स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे कि एक दो एग्जांपल लेता हूं, तब एग्जांपल के यहाँ पर आई थिंक आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पर CH3Cl, ठीक है, CH3Cl यूज कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या CH3F ले लो और अच्छे से समझ में आएगा। पूरे मोस्ट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव लेते हैं एटम लेते हैं। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना दिख रहा होगा, तो हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है प्यारे दोस्तों, 4.04 है। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना दिख रहा होगा, 3.0। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बोलोगे डेफिनेटली अपना फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है सर, बार बार जो स्टडी कर रहे हैं प्यारे दोस्तों, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, तो अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन या पुलिंग टेंडेंसी ऑफ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कैन बी डिफाइंड एज अ अट्रैक्टिंग टेंडेंसी, यानी कि पुलिंग टेंडेंसी आप ये भी बोल सकते हो, पुलिंग टेंडेंसी ऑफ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, पुल करेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा। तो अभी आपको पता है किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में ना जो अपना बॉन्ड होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है, ठीक है, यानी कि दोनों शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एट सेंटर को। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा होने की वजह से ये अपनी तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, या जिसकी वजह से फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, डेवलप हो जाता है, और कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग कार्बन कहते हैं। यानी कि ये क्या होगा, आयनिक इन नेचर हो जाती है, जिससे अब यही जो इफेक्ट आता है, यानी कि यह बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेक होगा। ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आफ्टर ब्रेकिंग बॉन्ड कार्बन के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और फ्लोरीन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। दिस इज द बॉन्ड क्लीवेज, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कांसेप्ट में एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, चीजों को समझना
इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। जैसे कि आप स्टडी करते हो इन कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब कार्बोनिल कंपाउंड में आप रिएक्शंस पढ़ते हो, एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हो। एज यू नो एल्डिहाइड या कीटोन में अब देखो क्योंकि कितना है 3.5, जबकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 2.5। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ज्यादा होने की वजह से शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। ओके, तो अभी देखो इसके आगे का कंसेप्ट समझो, ये जब शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, तो यानी कि ऑक्सीजन पर यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, कार्बन पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, अब यहाँ पे जो भी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो भी न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, राइट, अब वो दिस न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैक ऑन दिस कार्बन, राइट। तो ये कंसेप्ट चलता है अपने केमिकल रिएक्शंस में। होपिंग दैट ये बॉन्ड क्लीवेज में जो अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है वो इजीली तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जो अपनी बॉन्ड क्लीवेज का कंसेप्ट है। देखो बॉन्ड क्लीवेज पे ना अगर मैं बेसिकली बात करूं तो देयर आर द टू टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज आर प्रेजेंट हियर, राइट। इट मींस पहला जो बॉन्ड क्लीवेज आपको देखने को मिलेगा वो होमोलाइटिक है, सेकंड इज द हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक मींस क्या होता है, जैसा कि एज यू नो होमोलाइटिक ही, होमो मींस क्या होता है, बोलोगे होमो मींस सेम। इट मींस यहाँ पे इक्वल अमाउंट में, होमो मींस क्या होता है सेम या इक्वल बोल सकते हो। यानी कि जब क्लीवेज होगा, बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा इक्वल अमाउंट होगा, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक चीज को ध्यान रखना। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि सिंपली एक अपने एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर चीजों को देखोगे, कार्बन के साथ कौन अटैच है, जिंक, जेड है, कोई भी जेड ग्रुप एटम, कुछ भी एटम हो सकता है, ठीक है। अभी चीजों को समझो, यहाँ पे जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। इट मींस जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा बिटवीन द कार्बन एंड जिंक, ये क्या होगा, जब भी बॉन्ड का क्लीवेज होगा, बात को समझो, जब ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो यहाँ पे जो ये जेड का इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होगा और ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की शिफ्ट होगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएगा और जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के फ्री रेडिकल होगा। तो इस स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ फ्री रेडिकल। बोलो भाई यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो फ्री रेडिकल का कंसेप्ट है बिल्कुल इस तरीके से होती है। अच्छा, कौन सी कंडीशंस होती है उसको, ये ऐसी कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है, क्राइटेरिया होती है जिसके भी यहाँ पर ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थोड़ा सी चीजों को और समराइज कर लेते हैं। देखो समराइज अगर हम लोग करें तो जैसा कि मैंने बेसिकली आपको बताया कि यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, दोनों एटम के बीच में हमारे पास ए और ये होगा, जब ये आफ्टर क्लीवेज होगा दोनों बॉन्ड का होगा तो ये आपका एज अ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा, राइट। देखो क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या सेम है, तो हम बात कर रहे थे कंडीशंस की बात कर रहे थे, वो ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। देखो बेसिकली होता क्या है ना कि अगर हमारे पास किसी केमिकल रिएक्शंस में अगर हाई टेम्परेचर गिवन है, हाई टेम्परेचर मतलब सिंबल आपका एज अ डेल्टा के फॉर्म में गिवन होगा, या फिर ये हो सकता है, ये दूसरी कंडीशन हो सकती है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में। अच्छा, सनलाइट के प्रेजेंस में हो सकता है सनलाइट के फॉर्म में एच म्यू भी आपको मेंशन कर सकता है, या तीसरी जो क्राइटेरिया होती है यूवी लाइट भी मेंशन कर सकता है, ठीक है। यानी कि तीन कंडीशंस आपको दिए रहते हैं बेसिकली, या तो आपका हाई टेम्परेचर मेंशन होगा, या प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा, या तो आपका यूवी लाइट होगा। तो ऐसे कंडीशंस में जो अपनी केमिकल रिएक्शंस में ना रिएजेंट होते हैं वो क्या होता है फ्री रेडिकल में स्प्लिट हो जाते हैं। लाइक दैट अगर हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन, एक छोटा सा इसका कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि सिंपली CH3 CH2 और ये क्लोरोमीथेन हम लोगों ने लिया है, राइट। तो अब ये यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एक इथेन लेते हैं, बिल्कुल इथेन लेते हैं, राइट। अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा, Br2 के साथ कराया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखो CCl4 के प्रेजेंस में हम लोग करा तो रहे हैं, राइट, लेकिन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करा, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या मेंशन कर दिया, हाई टेम्परेचर, या मैंने यूवी लाइट कर दिया। तो एक्चुअल में क्या होगा, चीजों को समझो यहाँ पर कि बहुत ही बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, वरना इसके यहाँ पर आप अगर समझ लोगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा आपके लिए सात रिएक्शंस के लिए। मैंने क्या बोला कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो Br2 है ना, ये Br2 जो होगा, Br और Br क्या होंगे, अपने फ्री रेडिकल के फॉर्म में क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जब ये फ्री रेडिकल के फॉर्म होगा तो यहां से जब ये फ्री रेडिकल का फॉर्म होगा तो ये फ्री रेडिकल को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। आगे चल के मैं बताऊंगा फ्री रेडिकल कैसे होते हैं। और फाइनली जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड आपका CH3 CH2 Br का फॉर्मेशन कर लेता है। ये कैसे हुआ एक्चुअल में, इसकी जब हम लोग पूरी प्रॉपर मैकेनिज्म समझेंगे तब समझ में आएगा कि ये फ्री रेडिकल का जो मैकेनिज्म है उसको समझेंगे।
ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन क्यों होता है, किस लिए होता है कि जब आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कराना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना होगा तो वहां पे होमोलाइटिक का क्लीवेज का होना जरूरी है। और होमोलाइटिक क्लीवेज कब होगा, जब इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि आप ये बोल सकते हो दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो वहां पे होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। और कंडीशन क्या क्या गिवन होगा ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, हाई टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट। कुछ और भी कंडीशंस होते हैं जो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराएं, तो इन दैट कंडीशन पेरोक्साइड क्या करता है, ये भी फर्दर क्या होता है, ब्रेक होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो और ये क्या करता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। बात समझ आई नहीं? कुछ और भी चीजें हैं ध्यान रखना है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सबस्ट्रेट या फिर आप बोल सकते हो नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक चीज को ध्यान रखना, नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपको इसके एग्जांपल जरूर से जरूर ध्यान होना चाहिए। जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स क्या है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड। अभी आप देखोगे इस केमिकल रिएक्शंस मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट ही यूज किया हूं। क्यों यूज करेंगे वो सब तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म डिटेल में देखेंगे, बट स्टिल सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है, वो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। होपिंग दैट आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दो एटम का, और वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए, ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है प्यारे दोस्तों, वो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की अगर हम बात करें दोस्तों, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की, तो इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट आप समझो ना हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का। तो प्रीवियस वाले में एक बार वापस चलते हैं। देखो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज को अगर समझना है तो सिंपली अगर मैं बात करूं, हेटेरो मींस क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। यानी कि यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो आयन का फॉर्मेशन करेंगे। ये आयन या तो केटायन होगा या तो एनायन होगा, ये बात को समझना। जैसे बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं, फिर इसके बाद डिटेल में हम लोग देखेंगे भी आगे चल के। इन दैट कंडीशन, जैसे मान चलो कि अपने पास दो एटम दे रखे हैं, यहां पे दो एटम्स के साथ में अगर आप देखोगे तो Z का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने क्रॉस चेक किया। इमेजिन करिएगा कि Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस देन है किससे, कार्बन से। इट मींस ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा किसकी तरफ शिफ्ट होगा, दिस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स द कार्बन, और कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशंस आ जाएगी और Z पे होगा। अच्छा, ऐसी चीजों को अगर कार्बन पे ना, इन केस अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्बन एनायंस बोलते हैं, राइट। ये चीज ध्यान रख लेना। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें, इन केस जस्ट इमेजिन करो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z की क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यहां पे आप देखोगे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार ज्यादा थी तो अपना ये जो था वो कार्बन एनायन का फॉर्मेशन किया था। बट इन केस मैं थोड़ी सी कंडीशन को स्विच कर रहा हूं, इन केस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, किसका, Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, सर इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन होगा इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द Z। बोलो भाई, ये जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, Z की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे ही Z की तरफ शिफ्ट होगा प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कार्बन पे आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, कार्बोकेटायन। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा, कब कार्बोकेटायन बोलते हैं, कब कार्बन एनायन बोलते हैं। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो कार्बोकेटायन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कार्बन एनायन बोलेंगे, और ये होगा। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, यानी कि आप ये बोलोगे यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो अनइक्वल हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था यहां पर Z के ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे ना, ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो था, ये दोनों शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर एटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पे चार्ज डेवलप हो जा रहा है, यानी कि वो पोलर हो जा रहा है। यानी वो पोलर क्यों हो रहा है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। होपिंग दैट दोस्तों ये पूरा कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो एक बार वापस से हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं इन वन फॉर्म में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे अभी बोला कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और आयन का फॉर्मेशन तो होता ही होता है, अनसिमेट्रिकल या पोलर बॉन्ड का क्लीवेज होता है यहां पर, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टू एन एटम ओनली। यानी कि जो हमारा शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक पर्टिकुलर एटम की तरफ पूरा क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
नेगेटिविटी, ये चीजें हो गई हैं। तो कंडीशन क्या था, ये चीजें मैंने बता रखा हूं, थोड़ा सा ये चीजें ध्यान से वापस से अगर रिकॉल करा दे। जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी, जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पे होगा भाई, अगर जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। बट इन केस अगर हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है दोस्तों, तो कार्बन पे कार्बन एनायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बन की यानी कि ये उल्टा होगा भाई, यहां पे होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रख लेना कंडीशन के। कंडीशन वही है, कंडीशन बिल्कुल सेम है कि अगर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना था तो हम लोग नॉन पोलर सबस्ट्रेट या नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज किया करते थे और हाई टेम्परेचर का यूज करते थे। बट अगर हमको पोलर सॉल्वेंट बनाना, यानी कि अगर हमको बनाना है कि क्या बोल रहे हैं कि यहां पे अगर हमको हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराना है, तो जो कंडीशन होगी वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, जो हमारा जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट खुद पोलर होना चाहिए। पोलर का मतलब क्या होगा कि दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और अगर इन केस इफ यू यूज सॉल्वेंट, देन सॉल्वेंट डेफिनेटली विल बी पोलर इन नेचर, यानी कि जो हम लोग सॉल्वेंट यूज करेंगे अपने रिएक्शंस में, वो भी कैसा होना चाहिए, पोलर इन नेचर होना चाहिए। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल भी प्यारे दोस्तों ना आपको याद होना चाहिए। पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल भी आपको याद होना चाहिए। जैसे पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल क्या क्या हैं देखते हैं। जैसे H2O है, HF है, एल्कोहल है, ठीक है, और यहां पर एसिड है, ठीक है। ये सारे जो एग्जांपल्स है ना, दीज एग्जांपल्स आर द पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट याद होना चाहिए। पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से दोस्तों लर्न होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? होपिंग दैट ये बॉन्ड क्लीवेज का कंसेप्ट, बॉन्ड फ्यूजन का जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो आगे मूव करते हैं। हाँ, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे लेक्चर्स का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकते हो। साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके नोट्स भी पैरेलली बना सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर टीचिंग के टाइम पर आप नोट्स बनाते हो तो ज्यादा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। सो प्लीज आप पैरेलली आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, सिर्फ देखिएगा मत, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अब एक दो पॉइंट्स और समझते हैं कि एक्चुअली अगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस कराते हैं तो बेसिकली क्या होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में जो होती है ना, टू टाइप की ही स्पीसीज एग्जिस्ट करती है इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। कौन कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट करती है? द फर्स्ट स्पीसीज इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकेंड इज द न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको समझो। इलेक्ट्रोफाइल को एक्चुअली बेसिकली हम लोगों ने दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ई पॉजिटिव से। दिस इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है पहले उसको समझते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो मीन्स व्हाट बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स। फिलिक मीन्स क्या होता है, लविंग इन नेचर, ठीक है। फिलिक मीन्स क्या होता है, लविंग इन नेचर। इस चीज को समझो, यानी कि वो ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। ऐसा स्पीसीज, ऐसी मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों? दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। एंड व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल मे बी रिप्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? अरे ऐसा स्पीसीज जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लोन पेयर, और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनेटिंग टेंडेंसी रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। या ये न्यूट्रल भी हो सकता है या चार्ज के फॉर्म में भी हो सकता है, या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी हो सकता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिटेल में करेंगे। एक बार मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का, आगे चल देख लेंगे, ठीक है। एक और चीज को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो न्यूक्लियोफाइल का एक एग्जांपल चलो ले ही लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल का जैसे कि लाइक दैट वाटर है, ठीक है। अब वाटर के साथ क्या है कंडीशन, देखो वाटर के साथ क्या है दोस्तों की H2O है, इसके पास क्या एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैसे एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है दोस्तों, इसके
आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ईच हाइड्रोजन से शेयर करता है, जिसके पहले से 6 इलेक्ट्रॉन हुए और अभी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर कर लेता है, जिसकी वजह से इसकी ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है। बट आफ्टर द कंप्लीट ऑक्टेट, अभी आप देखोगे द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा रह जाते हैं, यानी कि ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर सकता है, अगर डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है तो ये जो वाटर है, ये जो वाटर है प्यारे दोस्तों, ये वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। बात समझ में आ गई नहीं आई? वाटर क्यों न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है और ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि अभी इसकी किसी काम का नहीं है, ये दूसरे को डोनेट कर सकता है, इसलिए यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। बोलो दोस्तों, ध्यान से सुनना, ध्यान रखना। अच्छा सर, क्या ऐसा होता है कि कभी ऐसा कंडीशंस देखने को मिलेगा कि एक ही स्पीसीज एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एक ही स्पीसीज एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है क्या? डेफिनेटली कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जो एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह का कंडीशन की तरह बिहेव करते हैं। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इसके एग्जाम्पल्स होंगे, उसको हम लोग इनकमिंग वीडियोज में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा इन डिटेल में थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल और इन डिटेल में थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल को हम लोग देख लेते हैं विद एग्जांपल्स, राइट। तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में मैंने आपको डिस्कशन करा दिया है कि क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर, वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और सेंट्रल एटम इसकी क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे स्पीसीज अगर ड्यू टू द इनकम्प्लीट ऑक्टेट इट एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, अपनी इनकम्प्लीट ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट होने की वजह से क्या करते हैं, ये एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना दोस्तों, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल तो होते ही होते हैं, साथ में ऐसी कोई स्पीसीज जो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लुईस एसिड बोलते हैं। तो लुईस एसिड का भी डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। दोज स्पीसीज व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी एंड हैव एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लुईस एसिड। एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, चीजों को ध्यान रखना। अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट्स है, थोड़ा सा चीजों को आप यहाँ पे भी समराइज कर सकते हो कि आप ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस को लेकर के, राइट। देखो कैसे क्या होता है, पॉइंट को समझो। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ। During the reactions, electrophile is a reagent. Electrophile as a reagent that formed bond to its reaction partner, that is nucleophile, accepting both electron from it. इस लाइन का कहने का मतलब क्या है, उस चीज को समझो। जैसे कि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल, देखो दो चीजें होती है यार। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये तो जग जाहिर है ना। पॉजिटिव को क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। पॉजिटिव को क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। और ये पॉजिटिव और निगेटिव आपस में ही रिएक्ट करते हैं। कभी भी पॉजिटिव आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। पॉजिटिव को हमेशा क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। और ये पॉजिटिव और निगेटिव आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स पूरे केमिकल रिएक्शंस में ना सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का ही गेम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस में आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अगर आप केमिकल रिएक्शंस में ना इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अगर आइडेंटिफाई कर गए तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके रिएक्शंस कराने के लिए। ठीक है, चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अगर आप ना इलेक्ट्रोफाइल्स को थोड़ा सा कैटेगराइज करोगे तो देयर आर द टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। एक तो आपका देखने को मिलेगा चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स होता है प्यारे दोस्तों, दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होता है। अब ये चार्ज और न्यूट्रल कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। देखो, अगर हमारे इन केस अगर हम बात करें चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के लिए, जैसे कि आपका H+ आयन, राइट, सेकेंड आपका आता है X+ आयन।
हैलोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन्स होता है यानी कि हाइड्रोजन्स HX होता है, ये हमेशा H+ और X- में ही टूटता है। ऐसा बच्चों के साथ ये ऐसा मिथ होता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो हैलाइड आयन के फॉर्म में ही होता है, कभी भी X+ के फॉर्म में नहीं होता। ऐसा नहीं होता है प्यारे दोस्तों। हाइड्रोजन जो होता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। मैंने आपसे बोला था, एक लाइन बोला था कि कोई ऐसा स्पीसीज है जो एज अ न्यूक्लियोफाइल है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल है तो वो कभी कभी क्या करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी वर्क करता है। ये डिपेंड करता है कब, कंडीशन में डिपेंड करता है। बोलो दोस्तों, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा आता है आपका एल्काइल आयन कार्बोटाइन, जैसे CH3 के साथ अगर हमारा Cl है तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा दोस्तों, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये कार्बोटाइन का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे Cl-, यानी कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है दोस्तों, तो ये एज अ कार्बोकेटायन की तरफ यानी एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव कर रहा है दोस्तों, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसी तरीके से आपका नाइट्रो आयन होती है, ठीक है, नाइट्रोनियम आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है, SO3H होता है, या फिर आपका C2H5N2 के फॉर्म में होता है। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ना वो आपके कौन से हैं एग्जाम्पल्स, आपके इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और बहुत सारे ये चीजें जितना भी प्यारे दोस्तों ना मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्पल्स तभी समझ में आएंगे जब आप केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करोगे, राइट। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल का न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। थोड़ा सा आपके लिए अच्छा पॉइंट्स है, ये भी चीजें आपको ध्यान रखना। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, देखो दोस्तों, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात करें तो ऐसे स्पीसीज तो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखते हैं, वो क्या करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखते हैं, और लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। चलो इसके एग्जांपल्स के थोड़ा सा बात करें। एग्जांपल्स में आपका मोस्ट फेमस जो एग्जांपल है BF3AlCl3। चलो BF3 को लेकर कर देखते हैं, बाकी के एग्जांपल अपने आप समझ आएंगे। जैसे एक छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखें BF3 के लिए। एज यू नो, बोरान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोलो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो बोरान के पास पहले से ही 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। एज यू नो, यहाँ पे फ्लोरीन है, यानी कि 3 फ्लोरीन इसके साथ क्या करते हैं, 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। 3 फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं, राइट। तो पहले से ही 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अभी टोटल कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो मुझे बताओ BF3 का ये जो सेंट्रल एटम है, BF3 का जो बोरान है, इस बोरान का जो सेंट्रल एटम है प्यारे दोस्तों, इस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इट ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन सेंटर एटम, और 6 इलेक्ट्रॉन का होना मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ये क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब कि इट कैन बी गेन, इट कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये इसकी ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएगी। इसकी ऑक्टेट क्या हो जाएगी दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट होगा यानी कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करता है, गेन द स्टेबिलिटी, यही तो होता है ना दोस्तों। तो ये चीजों को ध्यान रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से क्यों होती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो डेफिनेटली लोन पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो लुईस एसिड होगा। इसके एग्जांपल ये है। और अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। वो किसके पास जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये कंसेप्ट आपको रिएक्शंस में अच्छे से पता होना चाहिए। रिएक्शंस तभी समझ में आएंगे जब आप गिवन सबस्ट्रेट और रिएजेंट में इजीली आइडेंटिफाई करोगे विच आर इलेक्ट्रोफाइल, विच आर न्यूक्लियोफाइल, कौन पहले अटैक करेगा, कौन बाद में अटैक करेगा। अगर ये चीजें कर गए
तो रिएक्शंस डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, कितना भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो, राइट। चलो बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो आता है रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। तब नेक्स्ट इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो प्यारे दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं बेसिक चीजें, लेकिन फिर भी एग्जांपल के बिहाफ पर समझते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या है। एज इट इज हम लोग जान चुके हैं कि ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, यानी कि लोन पेयर क्या कर सकते हैं, ये डोनेट कर सकते हैं। ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस भी बोलते हैं। अगर हम बात करें थोड़े से कौन चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होता है, कौन न्यूट्रल चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इसके एग्जांपल्स याद कर लेते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझ लेते हैं। देखो अपने पास क्या है, ढेर सारे एग्जांपल्स हैं चार्ज न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के, वन बाई वन थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, राइट। स्पीड ज्यादा फास्ट तो नहीं भाई अगर आपको स्पीड ज्यादा फास्ट लग रही होगी तो मतलब ये बिल्कुल बेसिक चीज है यार, थोड़ा सा चीजें आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर स्पीड फास्ट लग रही है तो नेक्स्ट क्लास से हम स्पीड स्लो कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, इतना तो यार चलता चाहिए, ठीक है। चलो बोले यस या नो, ओके डन। अब देखो चार्ज न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करें दोस्तों, तो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में हाइड्राइड आयन, ऐसा हम लोग कंसीडर जरूर करते हैं, ठीक है। ऐसा भी कर देते हैं कि हाइड्रोजन आयन के साथ साथ H माइनस, जैसे आपका हैलोजन था ना, हैलोजन हैलोनियम आयन का फॉर्मेशन भी करता है और हाइलाइट का फॉर्मेशन करता है। सिमिलरली हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन आयन का भी फॉर्मेशन करता है और हाइड्राइड आयन का भी फॉर्मेशन करता है। यानी कि जब हाइड्रोजन निगेटिव के फॉर्म में होगा तो वो किसकी तरफ बिहेव करेगा दोस्तों, वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। और हाइड्रोजन जब पॉजिटिव के फॉर्म में होगा तो वो किसकी तरफ बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ करेगा। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, और हाइड्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। ये जो बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, ये चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, तो हाइड्राइड आयन आता है, हाइड्रोक्साइड आयन आती है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो एल्कोक्साइड आयन में अगर एग्जांपल्स देखोगे प्यारे दोस्तों, तो CH3OH, अगर मेथेनॉल लेते हो H+ लूज कर देगा तो यहाँ पे CH3O माइनस पे आएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं मिथॉक्साइड बोलते हैं, यानी कि वो RO माइनस के फॉर्म में मिल जाता है। तो RO माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड, क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्कोक्साइड बोलते हैं, ओके। हैलाइड तो आपने डिस्कशन कर ही लिए हो। फिर आपका कार्ब एनायन भी जो होते हैं वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अमीनो हमारा जो NH2 माइनस होता है दोस्तों, वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल होता है। और साइनो जो होता है प्यारे दोस्तों, ये भी होता है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हमने लिया है दोस्तों, इट इज अ चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, ओके। होपिंग दैट आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, बोलो यस या नो, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या बात करें, मतलब कि यार ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसपे कोई चार्ज ना हो, बट लोन प्रेजेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इट्स बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। पहले एग्जांपल एक बताता हूं, सबसे सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मैंने आपको बताया था H2O का, H2O के पास क्या था, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यानी कि लोन पे इलेक्ट्रॉन था, ऑक्टेट कंप्लीट भी था। और ये लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता था, लूज कर सकता था, डोनेट कर सकता था, जिसकी भी यहां पर इसे हम लोग लुईस बेस भी बोलते थे। तो इट इज कॉल्ड लुईस बेस। अच्छा, बहुत सारे एग्जांपल्स को अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ना एटम के बिहार पर भी इजीली तरीके से लर्न कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समराइज करने के लिए थोड़ा सा मैं बेसिक चीजें बता दे रहा हूँ कि अगर आप ऑक्सीजन के फैमिली के कौन कौन से एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि H2O है, ठीक है, या फिर एल्कोहल है, या फिर आपका ईथर है, राइट। तो चलो मैं इसके नेम भी ले लेता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए लर्न करने में। तो दिस इज व्हाट बच्चा, वाटर है, ठीक है, ये आपका एल्कोहल है, दिस इज द ईथर, यानी कि दिस इज व्हाट, these species behave like a न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली नाइट्रोजन, अगर एटम की रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अमोनिया, ठीक है, ये आपका जो अमोनिया है अमाइन है, यानी कि 1 डिग्री अमाइन आप बोलोगे, ठीक है। 2 डिग्री अमाइंस प्यारे दोस्तों, 2 डिग्री अमाइंस भी जो हैं वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह भी होंगे। या फिर आपका क्या होगा, 3 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस भी जो होगा दोस्तों ना, वो भी आपका एज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा।
नेक्स्ट सल्फर एटम की अगर मैं बात करूं, सल्फर न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, तो सल्फर के में कौन कौन से आएंगे दोस्तों? तो सल्फर के फॉर्म में आपका H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, थायो ईथर, दिस इज व्हाट थायो ईथर है, राइट। और ये आपका भी RSH भी ले सकते हो। तो दिस इज द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब कुछ ऐसे न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? जैसे अगर हम बात करें, आपका एक मोस्ट पॉपुलर रिएजेंट आता है, द नेम ऑफ रिएजेंट इज व्हाट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप तो इसके बारे में तो अच्छे से पता होगा ही, बोलो भाई, दिस इज व्हाट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? एक्चुअल में कार्बन मेटल के साथ जुड़ा होता है। जैसे इसका एग्जांपल CH3MgX लेते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा अगर चीजों को केयरफुली देखोगे तो मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ा है? यहां पे कार्बन जुड़ा है। अब एक्चुअल क्या होता है कि मैग्नीशियम जो होता है वो मेटल होने की वजह से ये हमेशा कैसा करता है भैया? ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है। तो डेफिनेटली जो कार्बन, अब ये कार्बन को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, इसकी वजह से यहाँ पे निगेटिव जा जाता है, ठीक है। तो यानी कि अब यहां पर ध्यान से सुनना, ये जो बनेगा आपका CH3- एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बोलो भाई। और यहाँ पे MgX जो होगा वो प्लस के फॉर्म में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका R- जो होगा ना वो आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर किसी मेटल से डायरेक्टली अटैच है, किसी मेटल से डायरेक्टली अटैच है, एनी एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद द मेटल, और मेटल क्या होती है? हमेशा अपनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होने की वजह से, राइट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करेगा। तो सामने वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से ये वापस से जो एल्काइल ग्रुप का वो क्या होगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जो आपका मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। होपिंग दैट आपको ये सारे एग्जांपल्स, न्यूक्लियोफाइल के सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे। कौन सा न्यूक्लियोफाइल जो है वो चार्ज न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स हैं, कौन सा एग्जांपल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स आपको प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। बोलो यस या नो? यहां तक क्लियर है दोस्तों, राइट? ओके, वेट, बहुत बढ़िया। अब आगे की अगर तरफ मूव करें हैं तो एक दो और शानदार एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे दोस्तों। पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल। ये पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग क्या होती है प्यारे दोस्तों? इस चीज को समझना, मैंने आपसे स्टार्ट में बोल रखा था, जो न्यूक्लियोफाइल हमारा होता है ना दोस्तों, ये न्यूक्लियोफाइल या तो आपका चार्ज होता है या तो आपका क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल के फॉर्म में आपने H2O को देख लिया था, चार्ज के फॉर्म में आपने OH- जैसे स्पीसीज को देख लिया था। लेकिन एक और स्पीसीज आता है जिसे हम लोग बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन में जो आपका यानी कि एल्कीन या एल्काइंस होते हैं, यानी कि एल्कीन्स या एल्काइंस होते हैं ना दोस्तों, वो भी किसकी तरह बिहेव करते हैं? एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ये भी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये चीजें ध्यान रखना है कि जो एल्कीन और एल्काइंस होती हैं, यानी कि एल्कीन और एल्काइन में क्या होते हैं? ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में एक हमारे पास क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी कि एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन जो होती है दोस्तों, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? एज अ न्यूक्लियोफाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब हम लोग एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं ना, एसिड वाले रिएक्शंस में, एसिड सॉल्वेंट के फॉर्म में, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर रिएक्शन काम देती है। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है और वो रिएक्शंस होगी। अच्छा सर, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएंगे क्या? छोटा सा एग्जाम्पल देखो यार, एक्चुअली अगर आप इसके एग्जाम्पल देखोगे ना, जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या होगा? तो बोलोगे ना कि हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी ना पाई इलेक्ट्रॉन यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अरे हमेशा अटैक कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है ना, वो हमेशा हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन हमेशा लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले ग्रुप पर अटैक करता है। यानी कि जब इस पे अटैक करेगा ना, तो आपका क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पे कार्बन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ? जब हम पढ़ेंगे मार्कोनी का फूल, एंटी मार्कोनी का फूल, तब ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये चीजें ध्यान रख लेना। हालांकि ये पहले से चीजें मैं बता दिया हूं इससे, क्योंकि आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है रिपीटर्स होंगे, उनके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, उनको ये चीजें पता पहले से ही होना चाहिए।
ओके दोस्तों, कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होती है वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरफ रिएक्ट करती हैं। तो इस तरीके के जो स्पीसीज होते हैं ना दोस्तों, ये सारे जो स्पीसीज होते हैं, ये भी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेंगे, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेंगे। अच्छा, ये हो गए कुछ और भी एटम्स। अगर मैं बात करूं, जैसे अगर बेंजीन पे OCS3 ग्रुप अटैच हो जाए, यानी कि एक तरीके से OR होगा, कोई एल्कोक्सी ग्रुप अटैच होगा किसी बेंजीन से, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? किसी को इस कंपाउंड का नाम पता है क्या? कॉमन नेम पता है क्या? अगर मिथॉक्सी बेंजीन, आई नो ये है, क्योंकि ये क्या है आपका एल्कोक्सी है, ये एल्कोक्सी होगा, तो एल्कोक्सी के फॉर्म में क्या है दोस्तों? दिस इज व्हाट, दिस इज द मेथॉक्सी है, और ये बेंजीन है, तो ये आपका मिथॉक्सी बेंजीन तो है ही है, ठीक है, मेथॉक्सी बेंजीन तो है ही है। बट इसका जरा कॉमन नेम बताओगे तो इसका कॉमन नेम होता है दोस्तों एनिसॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? एनिसॉल होता है। तो एनिसॉल में भी क्या होता है, ये एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये किसकी तरफ बिहेव करेगी? पूरी जो स्पीसीज होती है ना, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल तरफ बिहेव करे। सिमिलरली बेंजीन पे हमारा क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट बच्चा, फिनॉल है, ये तो सबको पता है। तो इसकी वजह से ये भी क्या होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर आपका कोई हमारे पास O- के फॉर्म में ग्रुप है, तो भी एज अ किसकी तरह बिहेव करेगा? एल्कोक्सी के फॉर्म में, सारी न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में अटैक बिहेव करेगा। बोलो भाई, यहां तक समझ में आ गया होगा कि नहीं? तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये भी चीजें आपको ध्यान रखना कि जो भी पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो भी एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। होपिंग दैट ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी को अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा लेक्चर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, तो इसके लिए एक अलग से सेपरेट हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम बात करें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना देंगे, जिससे कि ये लेक्चर्स भी लेंदी ना हो और चीजें सेपरेट रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके दोस्तों, यहां तक हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब बात करते हैं थोड़ा सा जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। आज को वीडियो तो हम लोग यहीं पे बाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वापस से रिएक्शन मैकेनिज्म को, अब मेन रिएक्शन मैकेनिज्म का जो कोर कांसेप्ट है उसको भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो भी अपना सबस्ट्रेट और रीजन के बिहाफ पर जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है। दोस्तों इंटरमीडिएट में हम लोग डिस्कशन करने वाले कौन कौन से इंटरमीडिएट होंगे। तो इंटरमीडिएट में भी आपका कार्बोकेटायन होगा, इंटरमीडिएट में भी कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल होगा। तो इन सभी इंटरमीडिएट के बारे में, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, इनके नेचर के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीजें हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। एंड देन इसके बिहाफ पर हम लोग जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, जिसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट है, उसको हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल साथ बने रहिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको अपडेट हो जाए, राइट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।